सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की डेली एडिटोरियल क्लास में। ये क्लास होती है ट्रांसलेशन की नहीं, लॉजिक की। आप मेरे साथ इंग्लिश में देखेंगे कैसे लॉजिक लगाया जाता है इंग्लिश को सीखने के लिए। क्रॉसिंग द लाइन नाम के इस एडिटोरियल को हम करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। आज कोशिश करेंगे ग्रामर को थोड़ा ज्यादा फोकस करें ताकि हम इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए अगले आधे पौने घंटे को। शुरू करें फटाफट से क्रॉसिंग द लाइन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है क्रॉसिंग द लाइन, किसी ने क्रॉस कर दिया है लाइन को, किसी ने सीमाओं को लांघ दिया है, हदों को पार कर दिया है। अब देखो कौन है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है दिल्ली शुड नॉट हाइड फेलियर्स बाय लिमिटिंग हेल्थ केयर एक्सेस टू जस्ट इट्स रेसिडेंट्स। सिंपल सेंटेंस है, दिल्ली को हाइड नहीं करना चाहिए, दिल्ली को नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा किस चीज को? अपने फेलियर्स को। अच्छा कैसे? खाली लिमिट करके, सीमाओं में बांध करके इसके हेल्थ केयर के एक्सेस को, इसके हॉस्पिटल्स, इसके डॉक्टर्स, इसके क्लिनिक्स को। अच्छा किन लोगों तक? जस्ट इट्स रेसिडेंट्स, खाली दिल्ली के बाशिंदों तक। तो दिल्ली को ऐसा काम नहीं करना है अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए यूं बोलते हैं कि मेरे हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही इलाज करवा पाएंगे, सारा देश एक है, दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है ना। तो सेंटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। अब सेंटेंस में आ जाते हैं देखने वाली चीजों पे। सिंपल सेंटेंस था। एक्सेस नाम का वर्ड आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा अगर आप थोड़े से भी बिगनर लेवल से ऊपर नहीं आए हो। एक्सेस में डबल सी आता है, ऐसा एक वर्ड और है एसएस, और ऐसा एक तीसरा वर्ड और है एक्सेस। अगर आप इस चीज को कर चुके हैं मेरे साथ, शायद एक बार मैं पहले करवा चुका हूं, तो आप इसको याद करने की कोशिश करें तीनों में क्या फर्क है। और अगर नहीं कर चुके हैं तो यहीं पे पॉज लें, मैं आपको बताता हूं, एक बार अपने इसको रिवाइज करेंगे फटाफट से। चलो अपने आप पॉज करके सुनने की कोशिश करना पहले अपने दिमाग को, आपका दिमाग क्या कहता है इन वर्ड्स का क्या मतलब है। स्पेलिंग एरर में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, एक में डबल सी आ रहा है, एक में डबल एस आ रहा है, और सबके लास्ट में डबल एस आ रहा है ना। समझना, स्पेलिंग देखना इनकी। चलो एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज तक पहुंच पाना। असेस होता है किसी चीज का जायजा लेना, किसी चीज को टेस्ट करना, एग्जामिन करना। एक्सेस होता है किसी चीज की ज्यादती, किसी चीज की जो है एडिशनल। अब देखो कैसे यूज करेंगे। दे असेस्ड, इसको बड़ा कर लेते हैं। दे असेस्ड 2 फाइल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा टू गैदर द इंटेलिजेंस। उन्होंने एक्सेस किया, उन्होंने पहुंच पाई 2 फाइल्स कॉन्फिडेंशियल डेटा की। 2 फाइल्स कॉन्फिडेंशियल डेटा की फाइलों को उन्होंने खोला है ना, एक्सेस किया गैदर करने के लिए इंटेलिजेंस को। यहां पे एक्सेस यही बता रहा है कि वो फाइल्स तक पहुंच गए जहां भी वो रखी थी, जिस भी ड्रॉर में, खोल करके इन फाइल्स तक उन्होंने एक्सेस ले लिया। अगले में देखो, दे असेस 2 फाइल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा टू गैदर द इंटेलिजेंस। उन्होंने 2 फाइल्स को असेस किया, उनका पूरा जायजा लिया, खोल करके अच्छे से एग्जामिन किया। तो यहाँ पे तो पहुंचे थे, यहाँ पे वो खोल भी पड़े उन दोनों फाइल्स को, आराम से उन्होंने बैठ के पढ़ भी लिया। द ड्रग कैन बी हार्मफुल इफ यूज्ड इन एक्सेस। ये दवाई हार्मफुल हो सकती है अगर जरूरत से ज्यादा आप यूज करें। तो यहाँ पे एक्सेस क्या बता रहा है? जरूरत से ज्यादा या एडिशनल। समझ गए ना, तीनों में फर्क है, बस यही फर्क है, इसको समझे। एक्सेस को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इससे 2 नए वर्ड्स बनते हैं। स्पेलिंग एरर में बार बार पूछा जाता है, उनके मतलब भी थोड़े अजीब है। एक्सेसरी और एक्सेसरी, एक में ए आ रहा है, एक में ओ आ रहा है। मतलब क्या होता है इनका? एक्सेसरी जिसमें ए लगाए ना, ये होगा आपका क्राइम में आपका भागीदार। आपने कोई मर्डर किया है, कोई भी चोरी की है, आपके साथ में जो आपका साथ दे रहा था वो आदमी है एक्सेसरी, या वो लड़की है एक्सेसरी। और एक्सेसरी क्या होती है? ये वो चीज है जो आपके मोबाइल के साथ में आपका हेडफोन आता है। समझ गए ना, जो चीज आपका पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट हो, आपकी हेल्प करे, वो एक्सेसरी है ना। तो मोबाइल का हेडफोन है ना, सेलफोन का, वो सेलफोन की एक्सेसरी कहलाता है। स्पेलिंग्स नोट कर लें इसकी, यूज तो मेरे ख्याल ज्यादातर लोग सही कर लेते हैं, स्पेलिंग्स में सब लोग मात खाएंगे। बढ़े आगे। सब्जेक्ट है ग्रीन, दिल्ली। देशों के नाम से आगे, सिटीज के नाम से आगे अपने द नहीं लगाते हैं, तो द दिल्ली, द लंदन कभी हम नहीं लिखते हैं। वर्ब है इसकी पिंक, शुड नॉट हाइड। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा भी स्ट्रगल हो रही है, इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब के अंदर वो 100% क्लियर नहीं है, तो कोशिश करें मेरे साथ, इसको पढ़ते पढ़ते ही मेरे साथ पढ़ें आप, आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर जो है ना इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगा इंग्लिश के अंदर। बस इसी के लिए इस एक्सरसाइज को मैं हर रोज करता हूं। एक समरी मैं आपको दे देता हूं। वह ये है कि दिल्ली की सरकार अच्छे से कोरोना की सिचुएशन को डील नहीं कर पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना अच्छा करने की कोशिश नहीं की। अब उससे हुआ क्या? अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया, फटाफट से केस बढ़ते जा रहे हैं। अब इन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी। कैसे?
इन्होंने क्या किया, टेस्टिंग को कम कर दिया जानबूझ करके, ताकि लोगों को पता न लगे इनकी नाकामयाबियां। दूसरा, इन्होंने दिल्ली की जनता का भरोसा पाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए क्या कर दिया इन्होंने कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही इलाज करवा पाएंगे वहां के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जैसे ही ऑर्डर निकाला, एलजी साहब है जो, उन्होंने इस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है, आप जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हो, आपको पता है अब वहां पे केस बढ़ रहे हैं, आपने अच्छा काम नहीं कर पाए, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए आपने ऐसा ऑर्डर भी निकाल दिया कि सिर्फ दिल्ली में दिल्ली वाला ही करवा पाएगा अपना इलाज। कह रहा ऐसी छिछोरी बातें मत करो। दिल्ली क्या तुम्हारी है क्या, सिर्फ दिल्ली की है क्या? दिल्ली पूरे देश की है ना। देश का हर पार्ट हम सबसे बिलोंग करता है, और हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो राइट टू लाइफ का हमारा पार्ट है ना। तो आप इसको इससे छीन नहीं सकते हो किसी भी इंसान से, चाहे वो बिहार, यूपी या हिमाचल या राजस्थान से आया हो। बस ये इसकी समरी है। आज की समरी को आप कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में डालने की, अच्छा लिखेंगे, लिखने की रोज कोशिश करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छा होता है। लिखने के बाद दूसरों की समरियां पढ़ा भी करो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, दूसरे कैसे किस तरह से विजुलाइज करते हैं। आज की टोन बताऊंगा मैं। एक तो है विट्रियोलिक, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल है ना एकदम क्रिटिसाइज करने वाली जहर भरी टोन होती है, उसको कहते हैं विट्रियोलिक। दूसरी क्या है इसकी, एसर्बिक। एसर्बिक कैसे बना है, एसिटिक एसिड आपने सुना होगा, एसिडिक टोन है इसके ना, एसर्बिक वही होता है, एकदम एसिड वाली काटने वाली टोन है, क्रिटिसाइज करने वाली है। तीसरी आप इसको बोल सकते हैं पैनिंग। पैन होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से लताड़ना, फटकारना। पैन आपने देखा होगा ना, फ्राइंग पैन घर पे, बस वहीं से बनी है वो। पैन लेके किसी को मारना एकदम दमादम, बस यही कर रहा है आज के एडिटोरियल के अंदर। तो ये तीनों इसकी टोन है। टोन को पकड़ना शुरू करें, लिखने कहीं जहां मैं बताऊं ना आपको साइड में लिखा करो, ताकि आपको पता लगे टोन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। शुरू करें फटाफट से। कह रहा है द डिसीजन announced by CM Arvind Kejriwal to restrict COVID-19 treatment in Delhi's private hospitals and those run by the government of NCT only to those with proof of residence in the city was ill thought out। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सेंटेंस है। सरकार का जो डिसीजन है, डिसीजन जो फैसला है अनाउंस किया गया जिसको सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो कि है रेस्ट्रिक्ट करने का, रोक देने का, सीमाओं में बांध देने का कोविड-19 की ट्रीटमेंट को। कहां पे, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उनमें जो कि रन बाय हैं, जिनको चलाया जाता है सरकार एनसीटी की द्वारा। और कहां पे रिस्ट्रिक्ट करना है, ओनली टू दोज, खाली उन लोगों तक, ओनली टू दोज, खाली उन लोगों तक जिनके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है दिल्ली का, है ना, जो सिटी में प्रूफ लेकर के बैठे। कह रहे जो डिसीजन है ना इस तरह का बचकाना, ये था वॉज इल थॉट आउट, बहुत बुरे तरीके से सोचा हुआ था, खराब भावना से, खराब जो है ना इंटेंशन से बनाया हुआ डिसीजन था। इल थॉट आउट मतलब, थॉट आउट मतलब सोचा समझा, और इल मतलब खराब तरीके से। समझ गए सेंटेंस को। डिसीजन जिसको अनाउंस किया सीएम साहब ने रिस्ट्रिक्ट करने का कोविड-19 की ट्रीटमेंट को दिल्ली के प्राइवेट और उन हॉस्पिटल्स में जो सरकार चलाती है एनसीटी की, और रिस्ट्रिक्ट करेगा सिर्फ उन लोगों तक जिनके पास दिल्ली का रेसिडेंस प्रूफ है। ये डिसीजन की वर्ब आ गई बॉस, ये था इल थॉट आउट। आई थिंक समझ गए होंगे इसका मीनिंग। अब आए इसकी ग्रामर में, बहुत अच्छी ग्रामर है, ध्यान से देखना। ये दोष क्या है यहाँ पे, आपने देखा इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड दोज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। अब ये दोष क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको आपको समझना है ना, इस दोष की जगह हॉस्पिटल्स रख दो। तो कह रहा है ये कोविड ट्रीटमेंट दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंड हॉस्पिटल्स में जो कि रन बाय है सरकार ऑफ एनसीटी के द्वारा। तो हॉस्पिटल्स, यहाँ भी हॉस्पिटल्स, इस हॉस्पिटल को रिपीट ना करना पड़े इसलिए इंग्लिश में अपने पास प्रोनाउन होते हैं दैट और दोस, दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये दोस मैंने लगा दिया इस हॉस्पिटल्स को डिनोट करने के लिए। ये तो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात। अब इस दोस पे कुछ एरर्स बनती हैं जो मैं कई बार करवा भी चुका हूं। अगर आप नए हो तो आप फिर से देखें, और अगर आप पुराने हैं, सीख चुके हैं, तो आप रिवाइज करें मेरे साथ फटाफट से। इस दोस पे बहुत अच्छी अच्छी एरर्स हैं। आप तीनों सेंटेंसेस के अंदर पहले मुझे कोशिश करके बताएंगे क्या एरर है, फिर मैं आपको बताता हूं आपने सही पकड़ा या नहीं पकड़ा। चलो कोशिश करना जरूर, है ना। स्क्रीन को पॉज कर लेना अपने हिसाब से। पहले इसको देखते हैं। द कल्चर ऑफ फ्रांस इज मोर कंजर्वेटिव देन द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फ्रांस का कल्चर ज्यादा कंजर्वेटिव है बजाय बाकी यूरोप के, है ना। यूके का, इटली का, जर्मनी का, फिनलैंड का इतना कंजर्वेटिव नहीं है। हिंदी के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस जो है ना, यही वो सेंटेंस है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं। पॉपुलर सेंटेंस है, एसएससी का बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, आपने कल्चर फ्रांस का कंपेयर कर दिया यूरोप के साथ। हिंदी में तो ठीक है ना, यहाँ का कल्चर वहां से अच्छा है, पर वहां से नहीं, वहां के कल्चर से अच्छा है। तो द कल्चर ऑफ फ्रांस लिखा है ना, इसी को दैट के बाद कंपेयर करो। द कल्चर
ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ऐसा बनेगा, है ना। द कल्चर ऑफ फ्रांस इज मोर कंजर्वेटिव देन द कल्चर ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूरोप। तो यहाँ पे पहली एरर तो ये बनती है, इस दैट को कई बार यूज करना होता है आपको, जो कि आप यूज नहीं करते हो। ध्यान देने वाली चीज ये है, इस कल्चर की जगह मैं दैट लगाऊंगा, क्योंकि दूसरी बार मैं कल्चर को रिपीट नहीं करूंगा, मैं दैट से अपना काम चला लूंगा। अगर यहाँ पे कल्चर की जगह है, मान लो मैं लिख देता रिवर्स, द रिवर्स ऑफ फ्रांस, अब यहाँ पे इसकी जगह आर आ जाएगा, आर वाइडर या लार्जर, यहाँ पे वाइडर कर देता हूं, वाइडर देन अब रेस्ट ऑफ द यूरोप, है ना। अब यहाँ पे आएगा दोस, क्यों? क्योंकि अब यहाँ कल्चर नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, रिवर्स आ गई है, तो यहाँ पे आएगा दोस। तो एक तो इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पे दैट दोस को यूज करें देख करके किस नाउन को वो रिफर कर रहे हैं। अगर सिंगुलर है तो दैट, अगर अनकाउंटेबल है तो दैट, अगर काउंटेबल है और प्लूरल है तो दोस। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने बाकी के दोनों सेंटेंसेस में लगाएंगे। मूवीज ऑफ गोविंदा वर मोर पॉपुलर देन दैट ऑफ जॉनी लीवर। गोविंदा की मूवी ज्यादा पॉपुलर थी बजाय जॉनी लीवर की मूवीज के। अब देखो ये दैट भी लगा रखा मैंने, गलती क्या कर दी, मूवी के साथ में एस लगा हुआ है तो दैट नहीं आएगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे आएगा दोस, देन दोस ऑफ जॉनी लीवर। तीसरा सेंटेंस देख लो, द टीचर गिव्स गुड मार्क्स टू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स और टू दैट टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम हिम। टीचर साहब अच्छे मार्क्स देते हैं एक तो पढ़ने वालों को, और या फिर उनको जो उनसे ट्यूशंस लेते हैं। अब ये दैट किसके लगा है, और टू द स्टूडेंट्स टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम हिम, है ना। या तो उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो अच्छे मार्क ले, जो हार्ड वर्किंग हो, या उनको देते हैं जो उनसे ट्यूशन ले रहे हो। तो भाई अगर द स्टूडेंट्स के लिए दैट लगाया है तो दैट नहीं, यहाँ भी दोस आएगा। बस ध्यान रखना यही हॉस्पिटल्स है, इसीलिए यहाँ पे अपने दोस को यूज किया है। अगर एक सिंगल हॉस्पिटल होता तो मैं यहाँ पे दैट को लगाता। चलो आगे बढ़ते हैं। इल थॉट आउट, अगर आप मुझे ये बता देना इन तीनों में क्या एरर है तो मैं इल थॉट आउट आप खुद ही समझ जाएंगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है और इसमें मैं आपको क्या समझाना जा रहा हूं। शी इज अ बैड मैनर्ड गर्ल, दिस वॉज अ बैड फॉर्मुलेटेड प्लान, दिस इज अ बैड थॉट आउट आइडिया। इन तीनों में एक इनहेरेंट गलती है। पहले आप बताएं, कोशिश करें, 5 सेकंड का मैं पॉज लूंगा फिर आपको मैं बताता हूं। चलो, गर्ल नाउन है, मैनर्ड एडजेक्टिव है, बैड क्या होगा यहाँ पे, बैड मैनर्ड गर्ल का मतलब हो जाएगा, ये बैड बन जाएगा मैनर्ड गर्ल को मॉडिफाई करने वाला एक जो है एडवर्ब। पर बैड एज एन एडवर्ब इस तरह से काम नहीं करता, बैड का एडवर्ब का काम कुछ और होता है, इसलिए इस जगह हम यूज करते हैं इल मैनर्ड गर्ल को। क्यों? क्योंकि एज एन एडवर्ब इल का काम क्या होता है, किसी चीज को खराब बताना। इल मैनर्ड गर्ल सही है, बैड मैनर्ड गर्ल गलत है ना। तो बैड मैनर्ड गर्ल आप कभी भी ना लिखें। वैसे बैड फॉर्मुलेटेड प्लान है भाई, अगर फॉर्मुलेटेड के लिए लगाना है तो बैड नहीं लगाना, फिर लगाना है इल फॉर्मुलेटेड प्लान। और वैसे यहाँ पे बैड थॉट आउट है तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, इल थॉट आउट प्लान। तो ये बैड और इल में कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये मैनर्ड में तो मेरे लगता है सबके सब लोग जो है बैड मैनर्ड गर्ल को प्रेफर करेंगे, एक्चुअल में गलत होगा, वो इल मैनर्ड गर्ल होता है। क्यों? क्योंकि इल एक एडवर्ब है, बैड एज एन एडवर्ब इस तरह से काम नहीं करती है। आगे बढ़े, कह रहा है एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल noted in his order overruling the decision, right to health is an integral part of right to life under the article 21 of constitution। कह रहा जैसा कि एलजी साहब ने, जिनका नाम है अनिल बैजाल, नोट किया अपने ऑर्डर के अंदर। अच्छा, कौन सा ऑर्डर था? ओवर रूल करने वाला, कैंसिल करने वाला इस डिसीजन को। अच्छा, क्या चीज? कह रहा नोट उन्होंने ये किया कि राइट टू हेल्थ है ना, जो आपकी जो हेल्थ का अधिकार है, हक है, वो एक अंतर्निहित पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है ना, किसका? आपके राइट ऑफ लाइफ का, राइट टू लाइफ का। और कहां पे? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एलजी साहब ने क्या बोला, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है। ये हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के लोगों का नहीं है, पूरे देश का है, ठीक है। इंटीग्रल वर्ड को नोट करें, इसका मतलब होता है अंदरूनी, इनहेरेंट, ऐसी चीज जो इनसेपरेबल हो, आपसे अलग ना की जा सके, उसको कहेंगे मैं इंटीग्रल। ओवर रूल मतलब किसी चीज को कैंसिल करना, किसी चीज को आप जो है ना विड्रॉ कर लेते हैं, उसको कहते हैं ओवर रूल करना। आगे बढ़े, सिंपल है यहां से। कह रहा वाइल हेल्थ केयर इज फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, पॉजिटिवली डिनाइंग दैट टू समवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंसी इज इनसेंसिटिव एंड इररिस्पॉन्सिबल। कह रहे जहां वाइल हेल्थ केयर जो है ना, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स जो हैं, वो फार है, बहुत दूर है यूनिवर्सल होने से हमारे देश में। यूनिवर्सल मतलब जो चीज सब जगह बराबर मौजूद है। तो कह रहे हेल्थ केयर जो है ना, अभी भी यूनिवर्सल होने से बहुत दूर है हमारे देश में, हर जगह एक जैसा जो है नहीं मिलता है। कह रहे जैसा जहां पे ये चीज सच है, पर पॉजिटिवली डिनाई करना ना,
साफ साफ मना कर देना दैट वो इस चीज को, किस चीज को, कि संबंध को, किसी को भी ग्राउंड ऑफ रेसिडेंसी पे, आधार पे उसकी रिहाइश के, कह रहे ये बहुत इनसेंसिटिव है और बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल है। पॉजिटिवली डिनाइंग का मतलब क्या है, साफ साफ तरीके से एकदम स्पेसिफाई करके बोल देना दिल्ली में आपका इलाज नहीं होगा। कह रहे ये जो काम है ना इस ग्राउंड पे कि आप रहते हो दिल्ली में नहीं रहते हो, बहुत ही इनसेंसिटिव है और बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल काम है। बढ़ते हैं आगे। LG has now directed that treatment should not be denied to anyone। LG साहब ने डायरेक्ट कर दिया है, ऐसा सबको निर्देश दे दिया है कि ट्रीटमेंट जो है ना उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, किसी को भी इलाज से मना नहीं किया जाएगा। सिंपल सेंटेंसेस हैं, ग्रामर थोड़ी आगे आएगी, वहां पे फोकस करेंगे। मिस्टर केजरीवाल डिपिक्टेड अ सिनेरियो ऑफ पीपल ऑफ द होल कंट्री और हैविंग हॉस्पिटल्स इन द सिटी एज जस्टिफिकेशन फॉर हिज नेटिविज्म। कह रहे जो केजरीवाल साहब है ना इन्होंने डिपिक्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, सबके सामने रखना। कह रहे इन्होंने ऐसा रंग दिया इस चीज को, ऐसा दिखाया, कैसा, एक सिनेरियो के तौर पे। और कैसा सिनेरियो कि पीपल ऑफ ऑल द कंट्री है ना, पूरे देश के जो लोग हैं ओवरहैम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को इन द सिटी, इस दिल्ली नाम की सिटी में। कह रहा एज जस्टिफिकेशन, ये दिखाया एक जस्टिफिकेशन की तरह, और किस काम के लिए, उसके नेटिविज्म के लिए, उसके लोकल लोगों को फेवर करने के लिए। समझे सेंटेंस को। कह रहा केजरीवाल ने दिखा दिया एक सिनेरियो को जिसमें पूरे देश के लोग ओवरहैम कर रहे थे, बाढ़ की तरह बोझ बन के आ रहे थे सिटी के हॉस्पिटल्स में, एक जस्टिफिकेशन की तरह, है ना। उसने इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए दिखा दिया, किस चीज को, उसके नेटिविज्म को, उसके नेटिव लोगों के, लोकल लोगों के सपोर्ट करने को। अब सेंटेंस की ग्रामर देखेंगे, पहले वोकैबुलरी देखते हैं। वोकैबुलरी देखोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। डिपिक्ट करना क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया किसी चीज को डिस्क्राइब करना। कैसे याद रखोगे, इसमें आ रही है पिक्चर। आपने एक आर्टिस्ट हो, आपके दिमाग में एक पिक्चर आई, आपने कैनवास पे उस पिक्चर को उतार दिया, आपने उसको कर दिया डिपिक्ट, है ना। पिक्चर को कैनवास के ऊपर उतारने का काम करना है डिपिक्ट करने का। बस ऐसे ही इन्होंने एक पिक्चर दिखा दी सारी दुनिया के सामने कि दिल्ली में सारे हॉस्पिटल बाढ़ की तरह आ रहे हैं, लोग इसमें बाहर बाहर से, इसलिए मैं अपने नेटिविज्म को सपोर्ट करता हूं। तो डिपिक्ट के सिनोनिम क्या होंगे, डिस्क्राइब, इंटरप्रेट, इलस्ट्रेट एंड पोर्ट्रे, है ना। चारों का मतलब ये है किसी चीज को कैनवास पे दिखाना। ओवरहैम करने का मतलब क्या होता है, थोड़े दिन पहले बताया था, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ बर्डन, एक्सेस ऑफ इमोशंस का मतलब होता है ओवरहैम। स्माइली वॉज ओवरहैम्ड एट द न्यूज ऑफ हर सिलेक्शन। स्माइली बहुत ही ओवरहैम थी सिलेक्शन की अपनी न्यूज पे। अब देखो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इमोशंस की बात हो रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। द फ्लड्स ओवरहैम्ड द सिटी। फ्लड्स ने पानी से ढक दिया पूरी सिटी को, बाढ़ के कारण पूरी सिटी में पानी पानी हो गया, एक्सेस ऑफ वाटर। मैनी बैंकर्स फील ओवरहैम्ड नाउ अडेज। आजकल ज्यादातर जो बैंकर्स हैं वो फील करते हैं ओवरहैम्ड, बहुत ज्यादा बर्डन भरा आजकल के काम को, है ना। तो तीनों का मतलब ही होता है ओवरहैम होना, चाहे इमोशन हो जाए, चाहे पानी आ जाए, चाहे आपके ऊपर बाढ़ आ जाए पानी की, चाहे बर्डन आ जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ओवरहैम वर्ड को नोट करें। नेटिविज्म होता है आपका किसी जगह से लगाव, नेटिव वहां का लोकल आदमी होता है, नेटिविज्म वही हो गया वहां के लोकल लोगों को सपोर्ट करना। बस यही काम केजरीवाल कर रहा है। बढ़े आगे। आफ्टर द एलजी's इंटरवेंशन द सीएम एंड हिज डेप्यूटी मनीष सिसोदिया reiterated the argument and preemptively sought to wash their hands of the worsening situation। कह रहे जब एलजी साहब का इंटरवेंशन हुआ, जब इन्होंने बीच में अपनी टांग फंसाई, दखल अंदाजी की, तो कह रहे जो सीएम साहब है और उसके डेप्यूटी है ना मनीष सिसोदिया, इन्होंने फिर से दोहरा दिया, रीआइट्रेट कर दिया इस आर्गुमेंट को, इसी ऊपर वाली बात को, और उन्होंने प्रोटेक्टिव होकर के, डिफेंसिव होकर के कोशिश की अपने हाथ धोने की खराब होती हुई सिचुएशन से। तो जैसे ही हुआ ना एलजी साहब बीच में आए तो उन्होंने बोला अब देख लेना आप ही, हमने तो कर दिया दिल्ली वालों के लिए, आप नहीं मान रहे हो, आप भी जिम्मेवार होगे दिल्ली की अगर दुर्दशा होती है। तो ऐसे इन्होंने अपने वॉश कर लिए हैंड्स को खराब होती हुई सिचुएशन से। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, रीआइट्रेट, किसी चीज को फिर से बोलना, दोहराना। आप इसको रीस्टेट भी बोल सकते हैं, री एम्फसाइज भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब सबका यही है, किसी चीज को बार बार कहना। प्रीएम्प्टिवली क्या होता है, देखो ये वर्ड ना बहुत गहरा है, अगर आप इसको समझना चाहो तो समझा भी सकता हूं, और अगर आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। प्रोटेक्टिव होना, डिफेंसिव होना प्रीएम्प्टिवली होता है ना। कैसे, जैसे आप किसी उसमें बैठे हो, किसी जो ना ऑक्शन के अंदर, आपको लगा यार ये तस्वीर तो मैं खरीदूंगा, इस पेंटिंग को तो मुझे खरीदना है, आपने एक प्री एम्प्टिव बिड लगा दी, है ना। समझना इस वर्ड को, प्री एम्प्टिव बिड। ये एक ऐसी बिड है, आपने इतने ज्यादा पैसे की बिड लगा दी है, आपके सामने किसी ने बिड लगाई नहीं,
जो तस्वीर 500 रुपए में बिक सकती थी, आपने बोला 50,000। क्यों बोला आपने कि ये तस्वीर 50,000 में बोल दूंगा ना तो कोई बिड लगाएगा ही नहीं। हो सकता है बिड लगाते लगाते कोई 1 लाख तक पहुंच जाए, तो मैं पहले ही प्रोटेक्टिवली होकर के 50,000 की बिड बोल देता हूं, शायद डर करके कोई बिड लगाए ना। समझो, प्री एम्प्टिव वर्ड है ना, प्री एम्प्टिव बिड इस तरह से यूज होता है, वैसे ही अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिवली होकर के, डिफेंसिवली होकर के इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई लालजी साहब आप देख लेना। वर्ड्स को पकड़ना है, समझना है, एक बार समझना होता है, बार बार नहीं समझना होता, पर एक बार जो नहीं समझेगा वो बार बार कोशिश करेगा डिक्शनरी में देखने की। आगे बढ़ते हैं। दे एक्सपेक्ट 5.5 लाख कोविड-19 केसेस बाय जुलाई एंड फॉर विच 80,000 बेड्स कुड बी नीडेड। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा कौन लोग, दे कौन कौन है, सीएम साहब और मनीष सिसोदिया साहब कह रहे एक्सपेक्ट करते हैं 5.5 लाख कोविड के केसेस को जुलाई के एंड तक, जिसके लिए फॉर विच, जिसके लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होने वाली है। कह रहे द 10-week लॉकडाउन वाज मेंट टू रैंप अप द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इफ द गवर्नमेंट हैज नॉट डन दैट इट हैज ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम। कह रहे 10 वीक का जो लॉकडाउन था ना, 10 हफ्ते की जो तालाबंदी थी, उसका एक ही मकसद था, एक ही मीनिंग था, वॉज मेंट क्या, रैंप अप करना, अच्छे लेवल का बनाना, ऊपर लेकर के आना दर्जे को, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को। कह रहे और अगर आपकी गवर्नमेंट ने नहीं किया है ये, तो कह रहे इसके पास सिर्फ खुद ही है, अपने आप ही कोई ब्लेम कर सकती है, इट हैज ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम। समझा दो एक बार सेंटेंस, फिर इसमें ग्रामर है बहुत सारी। कह रहे 10 वीक का लॉकडाउन सिर्फ एक ही मकसद था इसका, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना रैंप अप करना, और अगर आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है तो ये सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकती है, किसी एलजी को, किसी जनता को, किसी बिहारी को, किसी राजस्थानी को ब्लेम नहीं कर सकती। समझ गए सेंटेंस को, बहुत सिंपल सेंटेंस है। आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में। रैंप अप फ्रेजल वर्ब है, रैंप जानते हैं ना आप, घर के बाहर रैंप बनवाते हैं अपने, क्यों, ऊंचा लाने के लिए जमीन को, है ना। तो रैंप का मतलब ऊंचा लाना किसी चीज को, रैंप अप का मतलब वही है लेवल ऊंचा करना, स्केल ऊंचा करना किसी चीज का। 10 वीक यहाँ पे क्या है, देखो ये कई बार कॉन्सेप्ट कराया, मुझे अच्छा लगता है बार बार, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता। कोशिश करेंगे आप फटाफट से, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर आज। आप 5-6 सेंटेंसेस को पहले खुद से ट्राई करें, यहीं पे स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे। चलो कोशिश जरूर करना खुद से। आज 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। द मर्डर यूज्ड अ 2 मीटर्स आयरन रॉड टू हिट द विक्टिम। मर्डर साहब ने यूज कर दिया 2 मीटर की आयरन रॉड को हिट करने के लिए विक्टिम को। सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली, एक इसमें गलती है। ये 2 मीटर क्या कर रहा है, आयरन रॉड के बारे में कुछ बता रहा है। मान लो यहाँ लिख देता मैं लार्ज लॉन्ग आयरन रॉड, है ना। लॉन्ग आयरन रॉड क्या करती, एडजेक्टिव का काम करती है ना। यहाँ पे स्मॉल लिख देता, यहाँ पे थिन लिख देता, यहाँ पे मैं थिक लिख देता, तो एडजेक्टिव की तरह ये 2 मीटर आया हुआ है, आयरन रॉड के बारे में बता रहा है। भाई अगर ये एडजेक्टिव है ना, तो 2 मीटर होने के बावजूद इसके पीछे का मैथ्स निकाल दूंगा। रूल नंबर 1, कभी भी नाउन्स को एडजेक्टिव बनाते हैं तो उनको प्लूरलाइज नहीं करते हैं, चाहे 2 मीटर हो चाहे 2000 मीटर हो। और बीच में हाइफन लगा के मैं बता भी दूंगा सामने वाले पढ़ने वाले को कि भाई ये एडजेक्टिव है, मैंने पहचान लिया इसको, हाइफन लगा के तेरे को बता रहा हूं, पीछे का एस निकाल करके। समझ गए ना निशानी क्या है इसकी। ये एक एडजेक्टिव होगा, बीच में हाइफन लगा होगा, नाउन से पहले आ रहा होगा, प्लूरल होने के बावजूद पीछे से एस निकाला होगा, ये आपको एग्जाम में करना होगा। चलो अगला देखो। द 3 मेंबर कमेटी वॉज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। 3 मेंबर की कमेटी अपने आप में ही लड़ाई कर रही थी। कितने मेंबर की भाई थी, 3 मेंबर्स की। कमेटी के बारे में बता रहा है, 3 मेंबर्स, है ना। नाउन तो कमेटी है, सब्जेक्ट तो कमेटी है, यहाँ पे 3 मेंबर्स सिर्फ एक एडजेक्टिव है। फटाफट से इसको 3 मेंबर्स में से बीच में लगा दो हाइफन, लास्ट में से इसको निकाल दो। 3 मेंबर कमेटी वॉज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए पॉज और दूंगा। इस सेंटेंस में एक और एरर बची है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। कलेक्टिव नाउन की एरर है, हिंट भी दे देता हूं। अब बताएं मुझे क्या इसमें मैंने एक और दूसरी एरर को छोड़ा है। चलो कलेक्टिव नाउन आपको पता है सिमिलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। कमेटी फाइट कर रही थी अपने आप में, एक्चुअल में कमेटी के इंडिविजुअल मेंबर्स फाइट कर रहे थे। अगर कलेक्टिवली फाइट कर रही होती तो वॉज आता, पर यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है ना, तो वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। ये देमसेल्व्स देख करके भी आप समझ जाना चाहिए था आपको, है ना। यहाँ पे मैं इसको कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करवाना चाह रहा हूं, मतलब उसको कलेक्टिव नाउन को एक इंडिविजुअली बिहेव करवाना चाह रहा हूं, प्लूरल की तरह। आगे बढ़ते हैं, वर आपने देख लिया। चलो द 10 वीक्स लॉकडाउन हैज नॉट बीन एबल टू कंटेन द स्प्रेड। 10 वीक लंबा लॉकडाउन एबल नहीं रहा है कंटेन करने के लिए फैलाव को इस बीमारी के। बस वही बात, 10 वीक्स है, इसको 10 वीक बना दो, क्योंकि लॉकडाउन हमारी जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 500 रुपीज आर नीडेड फॉर द ऑपरेशन।
500 रुपए चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने बोला 500 रुपीज आर नेडेड फॉर ऑपरेशन। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है इसमें, इस रुपीज जो है ना रुपीज, इससे पहले 500 एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एरर नंबर एक तो ये कि इसको 500 को 500 बनाना है, इसके बीच में हाइफन लगा के। दूसरी चीज, जब जब आपके पास मेजरमेंट्स आ जाएं 500 रुपए, 10 मील, 5 घंटे, 3 दिन, है ना, मेजरमेंट्स है ना सारी की सारी, घंटे, दिन, माइल, किलोमीटर, आवर्स, दिन, डेज, है ना, इन मेजरमेंट्स को लिंकिंग वर्ब से पहले जब जब आप यूज करें ना, जब जब यूज करें तो लिंकिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। 500 रुपीज, देखो लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे आर, क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। जब जब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर जाए उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इस केस के अंदर, इस किस्से के अंदर ये वाली लिंकिंग वर्ब होने की वजह से ना ये आर नहीं होगी, यहाँ पे इज होगी। अब देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, 500 रुपीज, रुपीज इज नीडेड फॉर द ऑपरेशन। थोड़ा सा लगेगा आपको कंफ्यूजिंग, भाई रुपीज है तो आर क्यों नहीं आ रहा, अरे नहीं आता, जब जब लिंकिंग वर्ब से पहले मेजरमेंट्स आ जाएं, इतने डिस्टेंस, इतने रुपए, इतने घंटे, इतने पैसे, इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने साल, समझ गए ना, उसको अपने को सिंगुलर लिंकिंग वर्ब को यूज करना है, प्लूरल को नहीं करना। अब अगला देखो, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो ऑन फीट। अब यहाँ पे 10 माइल्स हमारा सब्जेक्ट है, इसको हाइफनेटेड नहीं बना सकते। अगर ये एडजेक्टिव होता तो हाइफनेटेड बना देता, एडजेक्टिव तो है नहीं, ये खुद ही हमारा सब्जेक्ट है, नाउन, तो ये तो 10 माइल्स है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आर की जगह मैं क्या लगाऊं, यहाँ पे आर की जगह लगेगा मेरे भाई यहाँ पे क्यों, 10 माइल्स एक है ना मेजरमेंट है, और इज आर यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, उसकी जगह मुझे आर को इसको फिट करना है। 5 आवर्स आर ऑल वी नीड टू कंप्लीट द टास्क, तो 5 आवर्स is all we need to complete the task। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बहुत टाइम देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, पहली बात तो कहीं साफ साफ लिखे हुए मिलेंगे नहीं, ये लिंकिंग वर्ब के बाद ऐसे करना है, इससे पहले ऐसे करना है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा हुआ बुक्स के अंदर, फॉरेन राइटर्स की बुक्स में लिखा होता है, इंडियन राइटर्स की बुक्स में नहीं होता। तो अगर आप इसको समझ के अप्लाई करोगे ना, अब उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना आप, चाहे रेनन मार्टिन के, चाहे प्लेन टू पैरामाउंट के, वहां आपके बड़े इसलिए सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं वो साफ साफ से, कॉन्सेप्ट में इसलिए जोर दे रहा हूँ, बुक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको साफ साफ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बड़े आगे, कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो लंबी हो जाती है, एक बात बताना मुझे, क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी पता था? अगर नहीं पता था तो ये बताओ, क्या 3 मिनट में, 4 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को तुम सीख सकते थे बुक को पढ़ करके? तो ये तुम्हें बुक ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, 4 मिनट में साफ साफ भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर तुम्हें खोल करके पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को। अगर इस पे 50 मिनट लगेंगे ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करें ग्रामर को स्किप करने की, अगर आपकी ग्रामर ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो। बढ़ेंगे आगे, चलो। कह रहा है इन फैक्ट, वास्तव में, इट मस्ट कम क्लीन ऑन व्हाट इट हैज डन। वास्तव में दिल्ली गवर्नमेंट को कम क्लीन होना चाहिए, साफ साफ सामने निकल करके आना चाहिए, किस चीज पे, ऑन, इस चीज पे इसने क्या किया है ना, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की बजाय साफ साफ निकल करके आए और बताए हमने एक्चुअल में किया क्या है लॉकडाउन के दौरान। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज अ क्रूशियल टूल इन पैंडेमिक मैनेजमेंट बट हैज टू बी जस्टिफाइबल। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है ना, लोगों की आवाजाही पे जो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, सैंक्शन है, ये बड़े ही क्रूशियल टूल है, बहुत ही जरूरी कदम है ना, किस वक्त, पैंडेमिक के मैनेजमेंट के वक्त, एक महामारी का जो है ना मैनेज करते हैं उस वक्त। कह रहा लेकिन इसको जस्टिफाइबल किया जाना चाहिए, इस चीज को भी सही ठहराने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। अब बोल दो बोले बाहर वालों को नहीं करने देंगे इलाज, है ना, पर इसके पीछे भी कोई जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए साफ साफ। कह रहा था एनसीटी इज फंक्शनली कंटिग्यूअस विद गुरुग्राम इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है एनसीटी जो है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ये फंक्शनली कंटिग्यूअस है, ये बिल्कुल पड़ोसी है, किसके साथ, गुरुग्राम के साथ हरियाणा में, और नोएडा के साथ यूपी में। तो कह रहा है एनसीटी अकेला नहीं है, साथ में गुड़गांव भी है और यूपी भी है, इसी के साथ में ही आता है। कंटिग्यूअस का मतलब बता दिया ना मैंने आपको, नेबरिंग, एडजेसेंट एंड एडजॉइनिंग, जो आपके आजू बाजू में हो उसको कहते हैं अपने कंटिग्यूअस। कह रहे थाउजेंड्स क्रॉस दीज बॉर्डर्स फॉर वर्क एंड अदर नीड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं इन बॉर्डर्स को काम के लिए और दूसरी नीड्स के लिए, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर भी। तो अगर आप एनसीटी के हॉस्पिटल में बंद कर रहे हो तो गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश वालों को भी दिल्ली में इलाज करवाना मुश्किल हो जाएगा, नोएडा वालों को भी। पीपल कंट्रीब्यूट टू टैक्स रेवेन्यूज इन 3 डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। 3 जगह के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स के रेवेन्यू में, है ना, दिल्ली में तीनों जगह से टैक्स आता है, तो ऐसा मत समझो गुरुग्राम के लोग, नोएडा के लोग जो हैं आपके ऊपर बोझ है। कंट्रीब्यूट के बाद टू लगाए हमेशा, आप जहां भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू लगा के बताएं मैंने इस जगह अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आई हैव कंट्रीब्यूटेड माय 1 डे सैलरी
टू पीएम केयर्स फंड, है ना, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट देते हैं। तो मैंने मान लो एक दिन की सैलरी दी है, 2 दिन की सैलरी दी है, तो मैं बोलूंगा कंट्रीब्यूटेड टू पीएम केयर फंड। दिस मेक्स मिस्टर केजरीवाल रिटोरिक अनरीजनेबल एज मच एज कर्नाटका डिसीजन। कह रहा है ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये जो सारी बात कि इतने लोग आते हैं, सब के सब लोग टैक्स देते हैं दिल्ली में आकर के, ये बना देती है केजरीवाल की चिकनी चुपड़ी बातों को, रिटोरिक को अनरीजनेबल, ऐसी चीज जो बिल्कुल सही नहीं ठहराई जा सकती। अच्छा, कितना अनरीजनेबल? कह रहा एज मच एज, उतना ही जितना ही कर्नाटका का डिसीजन। अच्छा, कौन सा डिसीजन? टू प्रिवेंट रेसिडेंट्स ऑफ कसरगोड इन केरला फ्रॉम एक्सेसिंग हॉस्पिटल्स इन मैंगलुरु अर्लियर, जो कि था रोकने का कासारगोड के रेसिडेंट्स को केरला के अंदर एक्सेस करने से हॉस्पिटल्स को मैंगलोर में पहले। अभी इस पे एक एडिटोरियल भी हमने किया था थोड़े दिन पहले, तो कह रहे जैसा कर्नाटका का डिसीजन था ना वाया, वैसा ही डिसीजन अभी केजरीवाल ने भी दिया है, उसका रिटोरिक उतना ही अनरीजनेबल है। रिटोरिक वर्ड में आपको कई बार बता चुका हूं, जो लोग नेता लोग जो बात करते हैं ना, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें, उसको कहते हैं रिटोरिक। जिसके पीछे कोई एक्शन हो या ना हो, जिसका कुछ मीनिंग निकले ना निकले, पर नेता ने तो बोल दी लोगों को अच्छा बनने के लिए, उसको कहते हैं रिटोरिक। इसीलिए इसको अपने बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, हाइपरबोल और एम्बेलिशमेंट। ये दोनों वर्ड्स मैंने कभी भी कल ही करवाए थे आपको लोको रूट के ऊपर, क्या मतलब होता है इन दोनों का। बड़ी बड़ी बातें है ना, ग्रैंडी एंड मैग्नीलोक्वेंस। हाइपरबोल भी वही है, बड़े वाले बोल, हाइपर मतलब बड़ा, बोल मतलब बोलना, बड़े वाले बोल। एम्बेलिशमेंट होता है किसी चीज को सजा धजा करके बोलना, उस पर बेल घंटियां लगा करके, समझ लो ना, पूरा मेकअप ब्रशिंग करके किसी चीज को बोलना, रिटोरिक। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट तो अभी आया नहीं, अभी आएगा। कह रहे द आप्स गवर्नमेंट्स अप्रोच इज कंटेंशियस फॉर मोर रीजंस, हाउएवर एज इट इज यूजिंग इट एज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक। कह रहे आप सरकार की जो अप्रोच है ना, वो कंटेंशियस है, वो डिस्प्यूटेबल है, कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, और रीजंस के कारण भी, हालांकि। अच्छा, कौन से रीजन है? एज, जैसे कि ये यूज कर रहा है इसको एक डाइवर्शनरी टैक्टिक की तरह, एक ऐसे दांव पेच की जगह टैक्टिक की तरह जो डाइवर्शनरी है, सबका ध्यान भटकाने वाला है। तो कह रहा है ये कसारगोड वाला डिसीजन अलग था, पर यहाँ पे आम आदमी सरकार जो है ना, इसकी पार्टी जो है, इसकी अप्रोच के अंदर सबका ध्यान भटकाने वाली भी टैक्टिक्स हैं। देखने वाली चीज सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड्स आए हैं, कंटेंशियस। इस वर्ड को अगर आपको याद करना हो तो आपने एक इडियम पढ़ी होगी, बोन ऑफ कंटेंशन, सारे झगड़े की जड़। कंटेंशन का मतलब यही होता है, आप जिस चीज के अंदर कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, डिस्प्यूट की बात कर रहे हो, फाइट की बात कर रहे हो, कंटेंशियस वही है डिस्प्यूटेबल या कंट्रोवर्शियल। समझ गए ना, बोन ऑफ कंटेंशन से, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से इसको करने की करें कोशिश, रिलेट करने की। डाइवर्सिटी टैक्टिक का मतलब होता है, आपको बता दिया मैंने, जो चीज आपकी घुमाए फिराए आपको, है ना, इधर उधर आपका ध्यान भटकाए। इस पे एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, रेड हैरिंग, है ना, रेड हैरिंग। खबरी में मैंने करवाया था, इसके पीछे की कहानी बताई थी आपको। हैरिंग होती है एक मछली, रेड होती है, उसको हम सेक देते हैं, फिर उसमें से बहुत सारी ना खुशबू आती है, और जो कुत्ते होते हैं ना, खोजी कुत्ते, वो अपने शिकार को छोड़ करके इस मछली के पीछे घूमने लगते हैं, है ना। तो रेड हेरिंग वही होती है जो आपका ध्यान भटका दे। बहुत अच्छी इडियम है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत कूल है आज का, देखना, नया कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले नहीं करवाया इसको। कह रहा while the city is recording an exponential growth in infections, the government is trying to deflect attention from its inadequacies by hiding the numbers। कह रहे जहां सिटी रिकॉर्ड कर रही है एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, कल बताया था ना वर्ड, फटाफट से होने वाली ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जहां पे सिटी रिकॉर्ड कर रही है फटाफट से होने वाली ग्रोथ को इन्फेक्शन के अंदर, सरकार कोशिश कर रही है डिफ्लेक्ट करने की अटेंशन को, सारी के सारे ध्यान को भटकाने की, इसकी इनएडिक्वेसीज में से, इसकी जो है कमियों में से। और कैसे? हाइड करके, नंबर्स को, आंकड़ों को रोक करके, ऐसा कर रही है वहां की सरकार। इनएडिक्वेसी क्या होता है? एडिक्वेट जानते हैं ना आपका, पर्याप्त, सफिशिएंट। इनएडिक्वेसी होती है जिस चीज में आप पूरे खरे नहीं उतरे, आपकी कमियां, आपके लैप्सेस, आपकी लेक्यूना। समझ गए ना, लेक्यूना को मैंने प्लूरल बनाया हुआ है, सिंगुलर होता है लेक्यूना, प्लूरल होता है पीछे उसके ई लगा के, लेक्यूना से लेक्यूने। याद होगा, नाउन की वीडियो में करवाया था आपको। आगे बढ़े, इट हैज रिड्यूस्ड टेस्टिंग ड्रामेटिकली, ऑन जून 2 it was 6070, on June 7 5042 and on June 8 303700। कह रहे रिड्यूस भी कर चुका है टेस्टिंग को बहुत ज्यादा, जून 2 को इतने किए थे, फिर इतने किए, और जून 8 को इतने किए। तो नंबर ही छुपाने की कोशिश कर रहा है, बताने नहीं चाह रहा दिल्ली में कितने लोगों को कोरोना है। आ जाओ फटाफट से अपने मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे। ये देयर वाली एरर तो मैं आपको करवा चुका हूं ना कई बार, क्या बताता हूं मैं आपको, चलो पहले आप करो, सबके सब करेंगे इसको सॉल्व। देयर के साथ में आज हम इट पे भी ध्यान देने वाले हैं। आप पहले मुझे बताएंगे तीनों सेंटेंसेस में कोई एरर है या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूं क्या एरर है।
थोड़ा अच्छे लेवल का है ना, कोशिश जरूर करना। सब अब बताऊंगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। चलो, ये देयर वाला तो मैं आपको बता चुका हूं। देयर क्या करता है, ये हमेशा एक डमी सब्जेक्ट बन के आता है, अपने बाद में जो वर्ब लेगा ना, वो सब्जेक्ट जो है ना वर्ब के बाद आ रहा होता है, उसके हिसाब से आ रही होती है। तो देयर के बाद में वॉज भी आ सकता है, देयर के बाद में वर्ब भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। डिपेंड करेगा वॉज या वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं हमारा, सब्जेक्ट एक्चुअल में वॉज या वर्ब के आने वाला नाउन। तो 300 टेस्ट थे देयर वॉज 300 टेस्ट डन इन दिल्ली टुडे। दिल्ली में आज 300 टेस्ट किए गए, है ना। तो डमी सब्जेक्ट होने की वजह से 300 टेस्ट के हिसाब से मैं वॉज नहीं यहाँ पे लगाऊंगा वर। तो देयर वर 300 टेस्ट डन इन दिल्ली टुडे। अगर एक टेस्ट होता तो वॉज यहाँ पे ठीक था। अब इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक आपके पास डमी नाउन है ना, डमी सब्जेक्ट देयर, वैसे एक दूसरा डमी सब्जेक्ट है इट। इन दोनों का आपको तब पता लगेगा कब डमी का काम कर रहे हैं ये, जब जब इनके बाद में एक लिंकिंग वर्ब आ रही हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, मेन वर्ब बन के आ रही हो। उस केस में जनरली आप इनको देखोगे एज डमी सब्जेक्ट्स, है ना। वैसे ये सेंटेंस है, इट वर 300 टेस्ट दैट वर ऑल पॉजिटिव इन दिल्ली टुडे। कह रहे 300 टेस्ट थे जो दिल्ली में सारे के सारे आज पूरे थे। इसको मैं सीधे सीधे भी लिख सकता हूं, 300 टेस्ट वर ऑल पॉजिटिव इन दिल्ली टुडे। पर ये डमी सब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस इन्वर्ट करके मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इट वर 300 टेस्ट दैट वर ऑल पॉजिटिव इन दिल्ली टुडे। अगर आप देयर के हिसाब से चलो तो ये वर बिल्कुल ठीक है, 300 टेस्ट के हिसाब से हमने वर लगा दिया। पर ध्यान रखना, इट है ना एक प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन इट सिंगुलर होता है, इसके बाद में डमी सब्जेक्ट होने के बावजूद हम वर्ब लेंगे हमेशा सिंगुलर। इट इज 300 टेस्ट दैट वर ऑल पॉजिटिव इन दिल्ली टुडे। समझो मेरी बात को, ये दैट तो लगा है 300 टेस्ट के लिए तो वर्ड ले लेगा ये, पर इट के बाद में आपने इस क्यों लगाया, क्योंकि देयर की बजाय इट जो है ना हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देयर वाला फॉर्मूला इस पे ना लगाएं। अगर आपके पास प्लूरल आ रहा हो तो भी इट के बाद जो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अगले में देख लो, इट वॉज रोहन एंड हर हु हैड सॉल्व द पजल वर्किंग टुगेदर। आपकी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी फुलफिल, यहाँ पे इट के बाद में वॉज ही आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए ना। पहला यू मत लिख देना इट वर रोहन एंड हर, रोहन और वो लड़की ही थे। वर्ड ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आपको वर्ड लग रहा होगा, पर इट के हिसाब से तो वॉज आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या, मैंने आपको क्या बताया, ये लिंकिंग वर्ब लेते हैं। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद दूसरा कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में तब आता है जब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट देते हैं हम, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के अंदर नहीं होते। अगर इस रोहन को निकाल दूं ना मैं, चलो और ध्यान से समझो, इट वॉज हर लिखा है ना, हर नहीं आएगा, इट वॉज शी। क्यों, लिंकिंग वर्ब में मेरे भाई इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते। इट वॉज डन बाय हर, ठीक है, डन नाम की मेन वर्ब आ जाती, ठीक है, पर यहां पे इस केस में हम हर ना लिख करके शी लिखेंगे। इट वॉज रोहन एंड हर की जगह इट वॉज रोहन एंड शी हु हैड सॉल्व्ड द पजल वर्किंग टुगेदर। आई थिंक समझ गए होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कूल प्यारा कॉन्सेप्ट है। रिपीट कर लेना इसको। 3 क्या 4 एरर्स आज अपने पास है ना, खूब बनाई है मैंने। फटाफट से करना है इनको सॉल्व, डाल दो कमेंट सेक्शन के अंदर। सवाल के जवाब आपको कम्युनिटी टैब में हर रोज सुबह में 11 बजे मैं भेज रहा हूँ, 2 दिन से, कल सुबह भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लो, वहां थोड़ा मैं जल्दी डाल देता हूँ, है ना। चारों के चारों को आपको करना है, एडिशनल एरर्स भी इनके अंदर, दिमाग लगाना है, पूरा पूरा दिमाग लगाऊंगा आपका। 4 में 8 एरर्स मिलेंगी आपको, है ना। कोशिश करो हर एरर को पकड़ने की। बढ़े आगे, कह रहे आप गवर्नमेंट अक्यूज्ड प्राइवेट लैब्स ऑफ फ्लाउटिंग आईसीएमआर गाइडलाइंस एंड डिस्करेज्ड टेस्टिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पीपल। कह रहा आपकी सरकार ने अक्यूज कर दिया, सारा का सारा इल्जाम मर दिया प्राइवेट लैब्स पे, और किसका, फ्लाउट करने का, डिसरिगार्ड करने का, ना मानने का आईसीएमआर की गाइडलाइंस को। और क्या कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने, डिस्करेज कर दिया किसको, टेस्टिंग को एसिम्प्टोमेटिक पीपल की। कह रहा एसिम्प्टोमेटिक पीपल जो है ना, जिनके पास सिम्टम ही नहीं आ रहे, उनकी टेस्टिंग को हम डिस्करेज करते हैं, उनकी टेस्टिंग को हमें करना ही नहीं है। कह रहा द हाई पॉजिटिविटी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव टू टोटल रेट टेस्ट इंडिकेट्स दैट एनसीटी इज नॉट टेस्टिंग इनफ। ये बीच वाला मैं छोड़ देता हूं, एज यूजुअल मैं आपको बताता ही हूं, हाइफन साइफन के बीच वाले को अपने अलग करके पढ़ेंगे, सेंटेंस समझ में आएगा। कह रहा है हाई पॉजिटिव जो रेट है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की जो रेट है, दर है, वो इंडिकेट करती है कि एनसीटी टेस्ट इस टेस्ट को इनफ नहीं कर रही है। अभी बीच में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ये है प्रोपोर्शन, ये है अनुपात, ये है पूरा का पूरा पोर्शन पॉजिटिव का टोटल केसेस के साथ में। प्रोपोर्शन रेशो करते हो ना आप, जैसे ऊपर रख दूं मैं पॉजिटिव, नीचे रख दूं टोटल केस, तो कह रहे ये रेट जैसे दिखाती है हमें
टेस्टिंग को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। कह रहे आईसीएमआरस मेड इन स्ट्रेटजी डायरेक्टेड टेस्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ कंफर्म कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स। कह रहे इसकी जो 18 की स्ट्रेटजी है ना, मई 18 की स्ट्रेटजी, इसने डायरेक्ट किया टेस्टिंग और डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की कंफर्म्ड कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स के। कह रहा इवन इफ यहां तक कि अगर एसिम्टोमेटिक, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो चाहे उनके कोई सिम्टम ना भी दिख रहे हो, तो कह रहा आजकल नहीं कर रहे हैं एसिम्टोमेटिक की, पर मई 18 की इनकी आईसीएमआर की कैटेगरी जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी, सबको करना है चाहे सिम्टम है चाहे सिम्टम नहीं है। आपको लगा ना हाई रिस्क है तो आपको उसका कोरोना टेस्ट करना ही है। कह रहे द गवर्नमेंट रिवाइज्ड this by removing asymptomatic from the clause, which was also overturned by the LG, who ordered that guidelines must be adhered to in their entirety। कह रहे ये जो सरकार है ना दिल्ली की, द गवर्नमेंट, ये जो दिल्ली की सरकार है, इसने रिवाइज कर दिया इस ऊपर वाली चीज को, निकाल करके एसिम्टोमेटिक को इस रूल में से, इस क्लॉज में से। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस में से चुपचाप से पतली गली से एसिम्टोमेटिक वर्ड को माइनस कर दिया दिल्ली में इसको लागू करते वक्त। कह रहे जिसको भी ओवरटर्न किया गया था, जिसको भी ओवर रूल किया गया था, जिसको भी कैंसिल किया गया था एलजी के द्वारा, जिन्होंने ऑर्डर कर दिया कि गाइडलाइन को एडर किया जाना चाहिए, गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए इन देयर एंटायरिटी, अपनी पूरी एंटायरिटी के अंदर। एंटायरिटी मतलब एंटायर एक एडजेक्टिव से एंटायरिटी नाम का नाउन बना हमने, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इन देयर एंटायरिटी का मतलब ये होता है एंटायरली। एडवर्ब भी मैं इसको बना सकता हूं यहाँ पे एंटायरली लिख करके। तो ऐसा बोला दिल्ली के एलजी साहब ने। अब एक मेरा सवाल है आपसे, एलजी के बाद में हमने हु क्यों लगाया? एलजी के बाद में द एलजी लगाओगे ना, द एलजी, फिर भी दैट नहीं लगाया यहाँ पे। ये द के बाद में जब आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो दैट यूज होता है, ऐसे रूल्स बुक्स में मिलेंगे आपको, पर हमने उस रूल को समझा था पूरे लॉजिक के साथ, है ना। तो आप मुझे बताएंगे द एलजी के बाद में द क्यों नहीं लगा और हु क्यों लगा है? 5 सेकंड का सवाल का जवाब है इसका, अगर आपने मेरे साथ सीखा है पिछले 10 एडिटोरियल्स के दौरान। मस्ट के बाद में अडर टू आया, अडर टू का मतलब होता है किसी चीज को बहुत सख्ती से फॉलो करना। टू फिक्स प्रपोजिशन है इसके बाद, तूफान आ जाए पर ये टू नहीं हटेगी, वैसे ही इसका एक सिनोनिम है अबाइड, उसके बाद में बाय आता है। अडर टू इज इक्वल टू अबाइड बाय, दोनों में प्रपोजिशन फिक्स है, इसको कभी मत भूल जाना। आगे बढ़ते हैं। कह दिल्ली इज टेस्टिंग मोर देन द नेशनल एवरेज फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन, बट दैट डज नॉट से मच। दिल्ली टेस्ट कर रही है बहुत ज्यादा, मोर देन ज्यादा, नेशनल एवरेज से हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर। दिल्ली की टेस्टिंग बजाय बाकी स्टेट्स के बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। कह रहा लेकिन बट ये नहीं कहता है ज्यादा, दैट डज नॉट से मच, ये ज्यादा नहीं कहता है। और क्या चीज को? कह रहा गिवन दिया गया जिस चीज को, कौन सी चीज? दैट वो ये कि इट हैज अ पॉपुलेशन डेंसिटी 30 टाइम्स अ नेशनल फिगर। कह रहा है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना 30 टाइम है नेशनल फिगर से ज्यादा। अगर आपके यहाँ 1 किलोमीटर में 100 लोग रहते हैं तो दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर 3000 लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, 30 गुना। कह रहा है इस चीज को देखते हुए ये चीज भी ये हमें नहीं बताती है। दिल्ली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, दिल्ली को जरूरत है फटाफट से अपने फैलाए हुए रायते को समेटने की। ये पुल योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब ये होता है सही रास्ते पे आ जाओ, सही तरीके से काम करना शुरू कर दो, जो रायता आपने फैलाया उसको फैलाए हुए को समेट लो। तो कह रहा है दिल्ली को अपने फैलाए हुए रायते को समेटने की जरूरत है, दिल्ली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। बहुत अच्छी ये जो है ना प्रॉवर्ब है, वैसे इनफॉर्मली यूज होती है, पता नहीं इसने क्यों यूज कर दिया ना, शायद लास्ट लाइन होगी, थोड़ा इमोशनल हो गया, इसने इनफॉर्मल प्रोवर्ब को फॉर्मल राइटिंग में यूज कर दिया है। सिंपल था, फटाफट से डालें इसी कमेंट को, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी समरी को और अपने आसपास क्लास के क्विज के। आज किसी रीजन की वजह से आपके साथ लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, है ना, थोड़ा काम ज्यादा था आज दिन में, सुबह बैंक भी जाना था मुझे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया सारा का सारा कुछ, है ना। तो मैं आज लाइव नहीं आ रहा हूँ, कोशिश करेंगे कल से लाइव क्लासेस को शुरू करें शाम को 8:30 बजे। इजाजत दें मुझे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। आपके शेयर करने से, एक एक शेयर से इस चैनल की ग्रोथ में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। साइनिंग आउट।